हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 8, जिसका नाम है पादपों में जनन। आज गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपको आवाज़ सुनने में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो। काफ़ी दिनों से इसीलिए वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे। और फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। वैसे हम जनरली कह नहीं पाते हैं कि चैनल को मतलब वो जो लोग बार बार कहते रहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हम नहीं कह पाते हैं। बट थैंक यू उन सभी को जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत थैंक यू आपका। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे पौधों में जनन की विधियाँ, जैसे कायिक प्रवर्धन, मुकुलन विधि, खंडन विधि आदि। और हम फल और बीजों के विकास को देखेंगे, बीज के प्रकीर्णन के बारे में जानेंगे और चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि हमने चैप्टर में क्या सीखा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। क्लास 6 के चैप्टर 6 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जनन की विधियाँ देखते हैं। क्लास 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था, यानी वहाँ पे आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ लिया था, मतलब उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक फ्लावर के। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकारों, यानी उनके कार्य क्या क्या होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। जो आपने क्लास 6 में पढ़ा था उसको रिकॉल करना है, याद करना है। अधिकांश पादपों में मूल अर्थात जड़ होती है, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग हैं, मतलब जो बाह्य अंग है उन्हें कह रहे हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं, यानी फूल खिलते हैं। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। मतलब आप देखे होंगे ना कि जैसे फरवरी का टाइम आता है तो उस मंथ में हम कहते हैं आम में फल लगने की तैयारी हो रही है, उससे पहले आम में फूल लगते हैं, उसी को बोल रहे हैं ये। यही पुष्प बाद में आम के रसीले फलों को निर्मित करते हैं, जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं, मतलब वो मेन पार्ट पुष्प है। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा या फिर मादा जनन अंग या फिर दोनों ही अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होते हैं। फर्स्ट अलैंगिक जनन, सेकेंड लैंगिक। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करते हैं। आगे देखते हैं। जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में देखते हैं। इसमें नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। पहली क्या कहती हैं? पहली यह समझती थी कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, जैसा कि हम भी जानते हैं। लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू और गुलाब के बीज नहीं देखे थे। वह जानना चाहती थी कि ये पादप कैसे जनन करते हैं। जैसे कि गन्ना होता है, उसका तना ही हम काट काट के, जो उसमें बीच बीच में पर्वसंधियाँ होती हैं जिससे जड़ निकली रहती है, उन्हीं को लगाते हैं हम। पहले अलैंगिक जनन में हम कायिक प्रवर्धन को देखते हैं। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल यानी जड़, तना, पत्ती तथा कली जो यानी मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप बनाया जा सकता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा चमेली का फूल, चमेली का जो
पौधा होता है उसकी भी टहनी काट कर ही लगा दी जाती है। गुड़हल का भी आपने देखा होगा, गुड़हल के भी पौधे हम टहनी से लगा सकते हैं। और गुलाब के पौधों की टहनी काटकर उनसे नए पौधे बनाए जा सकते हैं, उन्हें नए पौधे लगाए जा सकते हैं उसकी टहनी से ही। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से यानी बाहरी भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। एक्टिविटी 8.1 दी गई है। गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए। मतलब गुलाब का जो पौधा होता है उसमें जो उसके टहनी में गांठें होती हैं, मतलब अगर आप कोई शाखा ले रहे हैं, कोई टहनी ले रहे हैं, तो उसमें गांठ होनी चाहिए जहाँ से जड़ निकल सके। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। फिगर 8.1 की तरह यहाँ जैसे दिया गया है, ये जो होती हैं ये पर्व संधियाँ होती हैं। इन्हीं से काटना है आपको, मतलब उनमें गांठें होनी चाहिए, ऐसी टहनी लो जिसमें गांठें हो। अब क्या कहते हैं, शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। नोट कीजिए कि जड़ अर्थात मूल के निकलने और नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे। आप देखेंगे उस टहनी से उसकी जो गांठें उससे जड़ निकलेंगी और नया पौधा तैयार होगा। इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए। मनी प्लांट का भी आप देखे होंगे कि उसकी भी एक टहनी लेके आते हैं, उसकी भी एक शाखा ले आके लगाया जा सकता है, तो वो भी कायिक प्रवर्धन उसमें भी होता है। अपने परीक्षणों को नोट कीजिए। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष यानी पत्तियों के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं होती हैं, जहाँ से पत्तियां जुड़ी होती हैं। ये कलिकाएं प्ररोहों अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं, मतलब जो तने का ऊपरी भाग होता है उसमें अंकुर की तरह निकलती हैं, जिसे हम कायिक कलिका कहते हैं। फिगर 8.2 की तरह, ये जो आपको फिगर 8.2 आपने आलू देखा होगा, आलू की आंख से अंकुरित होता पौधा आपको दिखाया गया, ये जो होती हैं, इसीलिए आलू को एक आलू से उसको कई पार्ट में काटकर कई आलू के बीज लगाए जा सकते हैं, लेकिन उनमें ये जो आंख होती है ये होना चाहिए। जिस आलू के पार्ट में ये नहीं होगा उससे नया पौधा नहीं बनेगा। ये कैसा प्रवर्धन है, कायिक प्रवर्धन है। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, यही कली की बात कही जा रही है और पत्तियां लगी हुई हैं। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती है, उससे भी नया पौधा उगाया जा सकता है। एक्टिविटी 8.2 है। एक ताज़ा आलू लीजिए जो कि फिगर 8.2 में दिखाया गया। आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े छत चिन्हों को देखिए, जो उसमें थोड़े थोड़े काले काले निशान पड़े रहते हैं। आपको इनमें कलिका या कलिकाएं दिखाई दे सकती हैं लेंस से, जब आप देखेंगे आवर्धक लेंस से, जो बड़ा चित्र बनाता है। छत चिन्हों को आंख भी कहते हैं, मतलब जनरल भाषा में उसको लोग आंखें कहते हैं। आलू में आंखें निकल गई हैं, उसको सही करना पड़ेगा। और जब आप देखेंगे जब आलू के बुआई के टाइम आता है, सभी आलूओं में आंखें निकलना शुरू हो जाती हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिनमें से प्रत्येक में एक आंख अवश्य हो। अभी हमने बताया था कि अगर वो आंख नहीं होगी तो उस आलू के भाग से नया पौधा नहीं बनेगा, और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोदकर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं, इसी प्रकार आप अदरक अथवा हल्दी भी उगा सकते हैं। ये देखिए हल्दी का भी आपको दिखाया गया, अदरक का भी दिखाया गया किस तरीके से जड़ें निकल रही हैं। अदरक का एक टुकड़ा है जिससे नए पादप अंकुरित हो रहे हैं। ब्रायोफिलम जिसे हम सामान्य भाषा में पत्थर चटा कहते हैं, में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं, जैसा कि आपको फिगर 8.4 में यहाँ पर दिखाया गया। ये ब्रायोफिलम की पत्ती है जिसके किनारों पर आप देख रहे हैं नई नई कलिकाएं बन रही हैं, जिससे नए पौधे बनेंगे। आगे
यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र यानी नमी वाली मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका जो किनारे किनारे पर निकली हुई है, जिसे हम मुकुल कहते हैं, नए पादप को जन्म दे सकते हैं। इसे हम मुकुलन विधि भी कहते हैं। कुछ पादपों की जड़ें अर्थात मूल, कुछ पौधों की जड़ें भी नए पौधों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए शकरकंद, और जिसे हम स्वीट पोटैटो कहते हैं, और डालिया, जिसे हम डहेलिया कहते हैं, डहेलिया का फूल, इनकी जड़ों से भी नए पौधे उगाए जा सकते हैं। कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पौधों से अलग हो जाते हैं, नए पौधों को जन्म दे सकते हैं। कैक्टस जो होता है, उसका अगर कोई भाग टूट कर गिर जाए तो उसको नई जगह पे लगाने से नया पौधा तैयार हो जाता है। प्रत्येक विलग्न यानी प्रत्येक भाग से नए पौधे वृद्धि कर सकते हैं। बूझो जानना चाहता है कि क्या कायिक प्रवर्धन का कोई लाभ है, क्या इसका कोई फायदा है कि बिना पौधों के बीजों से ही कायिक प्रवर्धन से नए पौधे उग जा रहे हैं, नए पौधे बनाए जा सकते हैं, क्या इसका कोई बेनिफिट भी है? तो देखते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। मतलब जनरली जो बीजों द्वारा पौधे उगाए जाते हैं, अगर हम कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधे लगाते हैं वो तो कम समय में हो जाते हैं। तो ये आपका एक बेनिफिट हुआ। बीजों से उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले पौधों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। मतलब आपको फल जल्दी मिलेगा बीजों द्वारा लगाए गए पौधों के मुकाबले। नए पादप जनक पौधों की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, मतलब हूबहू उनकी कॉपी होते हैं, जेरोक्स समझ लीजिए, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि नए बीज नहीं बने हैं, केवल उनकी टहनी को ही काटकर सेम टू सेम लगा दिया गया। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पौधों में माता पिता अर्थात जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर तो कोई बीज नहीं हो रहा था, यहाँ पर डायरेक्ट उनके भाग से ही नए भाग बन रहे थे, नए पौधे बन रहे थे। अब हम मुकुलन के बारे में देखते हैं। अभी हम कायिक प्रवर्धन के बारे में देख रहे थे, जो कि अलैंगिक जनन में आता है। मुकुलन भी अलैंगिक जनन का ही भाग है। आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा है, ऑफ कोर्स, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके यानी गुणन करके अर्थात जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि ईस्ट एक एकल कोशिका यानी एक कोशिकीय जीव है। वैसे सब बाकी के सभी कवक जो होते हैं एक्सेप्ट ऑफ ईस्ट को छोड़ के बाकी जो कवक होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन ईस्ट एक ऐसा कवक है जो एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है। हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करता है। ये चलिए यहाँ पर आपको आगे बोला गया है। एक्टिविटी 8.3 है और इसमें टीचर की निगरानी ज़रूरी है, वो आप गाइड कर सकती है, वहाँ पर वो भी प्रदर्शित करेंगी। बेकरी से ईस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद लें। चुटकी भर ईस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो, मतलब जल में ईस्ट को डालना है, चुटकी भर ईस्ट। इसमें 1 चम्मच शक्कर यानी चीनी डालनी है, शुगर, उसे जल में घोल लेना है। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की 1 बूंद कांच की स्लाइड यानी कांच की पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखना है, आपको माइक्रोस्कोप से देखना है। आपको क्या दिखाई देता है? आप नई ईस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं, मतलब आपको नए नए ईस्ट बनते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि आपको फिगर 8.5 में दिखाया गया। यहाँ पे एक था, आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद इसमें से थोड़ा थोड़ा मुकुलन स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे हाइड्रा में भी मुकुलन होता है, यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे आपको नई नई श्रृंखलाएं बनती हुई दिखाई देंगी। एक ईस्ट से अनेक ईस्ट बनता हुआ आपको इस फिगर में दिखाया गया है। ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्ध यानी मुकुल या फिर कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर, मतलब अपने पेरेंट से जो जिससे वो बन रहा है उससे अलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है, मतलब मैच्योर हो जाती है, और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं उससे बनती हैं। कभी कभी नवीन मुकुलन
से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है, जो कि लास्ट में आपको दिखाया गया फिगर में। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। हमने पहले कायिक प्रवर्धन देखा, फिर मुकुलन देखा, अब हम खंडन विधि देखेंगे। आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के जलाशयों में हरे रंग के अवपंखी गुच्छे, यानी जो आप उसको टच करेंगे वो फिसलन होगा, मतलब वो फिसल जाता है आपके हाथ से, एकदम चिकना चिकना रहता है, तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल है। क्या है वो? शैवाल है, जो हरे हरे दिखते हैं आपको तालाबों में। जब जल अथवा पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या अभी हमने देखा ईस्ट में क्या हो रहा था, मुकुलन होता है, हाइड्रा में भी मुकुलन होता है, ब्रायोफिलम में क्या देखा, कायिक प्रवर्धन होता है। गन्ना, चंपा, डहेलिया और संतरा, अंगूर, इन सब में क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन के क्या फायदे थे कि इन पौधे जल्दी लग जाते हैं और कम ही समय में आपको फल और फूल प्राप्त होने लगते हैं बीजों द्वारा निर्मित पौधों के मुकाबले। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे मुकुलन, ये शैवाल है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, खंडन विधि देख रहे हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि करते हैं, जैसा कि फिगर 8.6 में आपको दिखाया गया। ये था, फिर इससे अलग होकर दो नए पार्ट बनेंगे और फिर दोनों नए शैवाल में विकसित हो जाएंगे। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। आप देखेंगे तो पूरी तालाब में आपको हरे हरे ये दिखाई देते रहते हैं। अब हम दूसरी विधि देख रहे हैं, बीजाणु निर्माण। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। चैप्टर 1 में दिए गए एक्टिविटी 1.1 को आपको रिपीट करना है। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखना है, जो रुई का जाल आपको ब्रेड पर बनता हुआ दिखाई दिया था वहाँ पर। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, इसलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं, जैसा कि फिगर 8.7 में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए, ये बहुत हल्के होते हैं, इसलिए वायु में बहुत दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता, मतलब टेम्परेचर हाई चाहिए और ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, मतलब उसका बीजावरण होता है उस पर, हर बीज पर, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं, जहाँ उनके लायक परिस्थिति होती है, और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मॉस, फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, और ये बीजाणु जनन भी क्या है, अलैंगिक जनन है। अब अभी तक हम अलैंगिक जनन के बारे में देख रहे थे, अब हम लैंगिक जनन के बारे में देखेंगे। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं, पौधों के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग है और स्त्री केसर मादा जनन अंग है, जैसे कि आपको फिगर 8.9 में यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए, पुंकेसर का फिगर आपको ये दिखाया गया है, जिसमें आपको परागकोश और परागण ये तंतु दिखाया गया है, जिससे पुंकेसर में परागकोश में परागण होते हैं। आगे यहाँ पर आपको स्त्री केसर दिखाया गया है, जहाँ पर आपको ये अंडाशय है और उसी में बीजांड होते हैं, और ये वर्तिका है और वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र पर ही परागकण गिरते हैं। आगे देखते हैं, एक्टिविटी 8.4 दी गई है। सरसों, गुड़हल या पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और उसके जनन अंगों को पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन करना है। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होता है, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं,
वे द्विलिंगी कहलाते हैं। सरसों और गुड़हल कैसा है, एक द्विलिंगी है। और पपीता और तरबूज कैसा होता है, एक लिंगी होता है। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। अभी हमने बताया था पपीता और तरबूज कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। तो ककड़ी, खीरा और मक्का भी एक लिंगी होता है। जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया और गुड़हल भी क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों ही एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं। किसमें, द्विलिंगी में, अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। भिन्न पादपों पर होंगे तो एक लिंगी कहलाएंगे। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? अभी हमने फिगर 8.9a में देखा, परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अभी हमने फिगर में ऊपर देखा, अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है, जैसा कि फिगर 8.9b में आपको ये दिखाया गया था। आगे, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मनन से युग्मनज बनता है। पूछो जानना चाहता है कि परागकण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचता है। अब हम परागकण के बारे में देखते हैं, परागण के बारे में देखते हैं, जिसके माध्यम से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है परागण प्रक्रिया द्वारा। सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं, अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है, जो कि जल, वायु या फिर कीटों द्वारा किया जा रहा है। बूझो जानना चाहता है कि पुष्प सामान्यतः इतने रंग बिरंगे और सुगंध युक्त क्यों होते हैं? क्या ऐसा कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है? हाँ, बिल्कुल, ये इसीलिए होता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं, जैसे कि फिगर 8.10a में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, पुष्प वही है, उसी पुष्प के परागकण क्या कर रहे हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं। ये परागकोश है और परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जा रहे हैं, तो फिर ये स्वपरागण हुआ। और परपरागण में क्या होता है, अगर इस पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं तो क्या कहलाते हैं, इसे परपरागण कहते हैं। मतलब दूसरे के ऊपर, दूसरे पुष्प के ऊपर जा रहा है तो वो परपरागण। अगर उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं तो वो स्वपरागण हुआ। पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प, पौधा सेम हो चलेगा, लेकिन किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं, जैसा कि फिगर आपको 8.10a और b में दिखाया गया। आगे निषेचन के बारे में देखते हैं। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर तथा और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होते हैं, जो अंडाशय होता है बाद में चल के बनता है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया गया है किस प्रकार अंकुरित होता परागकण जब वर्तिकाग्र पर गिरता है, फिर अंकुरित होकर फिर उसमें तंतु विकसित होता है और फिर किस प्रकार, देखिए ये आपको फिगर दिखाया गया कि वो अंडाशय तक पहुँच रहा है, जो कि बूझो ने पहले क्वेश्चन, बूझो के दिमाग में पहले क्वेश्चन आया था। आगे फल और बीजों का विकास। फल और बीज बनते कैसे हैं? निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जो कि फल आप खाते हैं, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। पत्ती, वर्तिकाग्र, परागकोश, ये सब क्या हो जाते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं, जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं, जैसे बादाम और अखरोट।
जैसा कि फिगर आपको 8.12 ए और बी में दिखाया गया। आपको बादाम और सेब का फिगर दिखाया गया है। अब हम देखते हैं बीज प्रकीर्णन के बारे में। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है, मतलब फैलने के कारण होता है। नहीं तो पृथ्वी इतनी बड़ी है, एक प्रकार का पौधा जहाँ उगाया जाए दूसरी जगह जा ही ना पाए। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज, किसी पौधे के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाएं। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? उस प्रकार का पौधा वहीं पर बस पाया जाएगा। ऐसा होगा तब पादप के नवोद्भिदों यानी नए उगे पौधों के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। मतलब एक ही प्रकार के पौधे वहाँ पर होंगे तो उनको एक ही प्रकार की चीज़ें चाहिए होंगी। जैसे एक जंगल है, अगर वहाँ पे केवल शेर ही रहते हैं तो क्या वो कितने दिन तक जीवित रहेंगे? इसलिए जंगल में हर प्रकार के जीव होते हैं। शेर है तो हिरन और खरगोश भी होंगे, ताकि उनकी लाइफ साइकिल चलती रहे। उसी प्रकार से अगर एक ही प्रकार का पौधा एक ही जगह होगा तो उनमें प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, कंपटीशन हो जाएगा एनर्जी सोर्स के लिए। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में, स्वस्थ पौधे के रूप में विकसित नहीं होगा। पौधों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है, बीजों के फैलने से उनको फायदा होता है। इससे एक ही प्रकार के पौधों के नवोद्भिदों यानी नए पौधों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर कंपटीशन की संभावना कम हो जाती है, स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादपों को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है। मतलब उससे वो नए नए दूर दराज क्षेत्रों में भी पहुंच पाते हैं, ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सके। यहाँ पे आपको बीज दिखाए गए हैं और बीजों के पंख दिखाए गए हैं। ये सहजन, जिसे हम ड्रमस्टिक कहते हैं, और द्विफल मैपिल के बीज दिखाए गए हैं। दो तरीके का आपको। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल यानी वायु, जिसे पवन लिखा गया है, पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहजन, जिसे आप ड्रमस्टिक कहते हैं, तथा द्विफल, जिसे आप मैपिल कहते हैं। जैसे पौधों के पंख युक्त बीज, जो कि अभी ऊपर फिगर 8.13 ए बी में आपको दिखाया गया, ऊपर ये यहाँ पर घासों के हल्के बीज अथवा आक, जिसे आप मंदार कहते हैं, के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त, जिन पर छोटे छोटे रोए जैसे बाल होते हैं। फल पवन के साथ उड़कर यानी वायु के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं, मतलब दूर स्थानों तक चले जाते हैं। जैसा कि आपको फिगर 8.AB में दिखाया गया, कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं, ताकि वे जल में प्लवन यानी तैर सके, प्लवन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। एग्जाम्पल के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी यानी कांटेदार बीज, जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ यानी दूर स्थानों तक ले जाए जा सकते हैं। आपको यहाँ पर दिखाया गया है सूरजमुखी के रोम युक्त फल, यहाँ पे दिखाए गए हैं फिगर 8.14 के ए में, और बी में आपको मंदार यानी ऑक का दिखाया गया है। आपने देखा होगा हवा में उड़ते हुए आपको सफ़ेद सफ़ेद कुछ दिखाई देता है, वाइट कलर का, बहुत ही सुंदर लगता है, वो आक का बीज होता है। इनके उदाहरण यूरेना और जैंथियम है, जो कि आपको 8.15 में दिया गया है, जो कि बोला गया आपको कांटेदार होते हैं जो जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं। जैंथियम ही उदाहरण है उनका, कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जंतुओं के माध्यम से जा सकते हैं और इनके रोए कांटेदार होते हैं। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं, यानी जिन पौधों से वो उत्पन्न होते हैं उनसे दूर जाकर गिरते हैं, जैसे कि एरंड और बाल्सम के पौधों में ऐसा ही होता है। ये एग्जाम्पल था। तो ये था हमारा
चैप्टर नंबर 8 क्लास 7 का साइन था पादप में जलन। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।